इलेक्शन कमीशन ने डेट्स निकाली है बंगाल चुनाव को लेकर। 8 चरण में चुनाव होने वाले, किस तरीके से देख रहे हैं आप इन चुनावों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहूँगा कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, ये दुनिया भर में जितने भी इलेक्शन कमीशन हैं उसमें इसका कार्य जो है मैं ये मानूंगा कि बहुत ही एक सुलझा हुआ इलेक्शन कमीशन है। और इसके जितने वोटर हमारे यहाँ मौजूद हैं दुनिया में कहीं भी नहीं है इस तरीके का, और जिस तरीके की व्यवस्था करके वो इलेक्शन कराता है वो काबिल मतलब तारीफ़ की जाए उसकी। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बात कहूँगा, पहले भी कही थी और इस चुनाव में मैं ख़ास तौर से इस बात को कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को एक दायित्व और उठाना पड़ेगा, और वो दायित्व ये उठाना पड़ेगा कि केवल एक अच्छा चुनाव कराना ही उनका दायित्व नहीं है, लेकिन उस चुनाव में जो वोटर है, जो मतदाता है, उस मतदाता की चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जो सुरक्षा की बात है उस पर भी ध्यान इलेक्शन कमीशन को देना होगा। क्योंकि जब हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ चुनाव हो, सब लोग वोट डाल सके, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मतदाता इस डर से कि मुझे बाद में मारा ना जाए, मुझ पे बम ना फेंका जाए, अटैक ना किया जाए मेरे घर पे, उस वजह से वोट देने से वंचित रह जाए। इस बारे में इलेक्शन कमीशन को व्यवस्था करनी होगी। सर, चुनाव तो हर राज्य में होता है, लेकिन अक्सर अभी तक देखा गया है कि बंगाल में जो चुनाव होने वाला है वो काफ़ी उपद्रव चुनाव है, और अभी तो शुरुआत है, आगे पता नहीं क्या हो सकता है। तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? किस प्रकार का डर है टीएमसी को? क्योंकि अक्सर टीएमसी के कार्यकर्ताओं का ही नाम आता है। देखिए, टीएमसी को डर नहीं है, ये मैं बताऊँ आपको। टीएमसी अपनी सत्ता के चक्कर में ये समझ ही नहीं पा रही है कि वो बंगाल को किन ताकतों के हाथ में सौंप रही है। ये वही ममता है जिसने एक ज़माने में पार्लियामेंट में हंगामा किया था कि जब तक वो बांग्लादेशियों को आने से नहीं रोकोगे, वो नहीं करोगे, मैं पार्लियामेंट में नहीं रहूँगी, मैं ये नहीं करूँगी। और सत्ता में आते ही उसी ममता ने सबसे ज़्यादा ये दो घुसपैठिए हैं इनको अपने सिर पे उठाया। तो इसलिए ममता जो ये समझती है, या जो कांग्रेस समझती है, या जो लेफ्ट अप कर रहा है, वहाँ पे बंगाल की स्थिति इसलिए ये है कि देखिए 47 के अंदर जब भारत का विभाजन हो गया तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान के जो बॉर्डर थे पाकिस्तान से, उधर से रिफ्यूजी आना बंद हो गया। लेकिन बंगाल एक ऐसा प्रांत रहा जिसमें लगातार एक तो हिंदू रिफ्यूजी आता रहा, क्योंकि वहाँ लगातार प्रताड़ना की गई। खुद जोगेंद्र मंडल तक जो वहाँ पे जो कि दलित थे, जो वहाँ के मिनिस्टर बन गए थे जाकर के, पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर, वो तक भाग के आए सन 52-53 के अंदर रिज़ाइन करके वहाँ से। तो एक तो वो लगातार वहाँ से आता रहा है। दूसरा वहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान और उनका ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जो झगड़ा चलता रहा, हालांकि वो भी मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थे, उसकी वजह से बहुत वहाँ का विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो वहाँ का बहुत सारा मुसलमान भी जो है वो आसाम में और इधर घुसपैठ करने आना शुरू हो गया। और अब उसके बाद में पिछले कुछ सालों से ये जो जिहादी तबका है ये भी घुसपैठ करके आने लग गया। तो ये बंगाल में एक निरंतर घुसपैठियों का एक वो जो बना हुआ है। और उसमें होता क्या था कि सभी सरकारों ने अपनी वोट बैंक के चक्कर में, पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो इनका स्वागत करती थी, उसके बाद में सीपीएम की सरकार आई, वो तो उनका दफ्तर आगे होता था, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट पीछे होती थी, वो राशन कार्ड पहले पकड़ा देते थे उनको, जिस पे ममता लड़ी थी। और यही अब इसने ममता ने किया है। तो इस चुनाव में बड़ा एक अच्छी बात हुई है कि बॉर्डर के ऊपर चुनाव कमीशन या सरकार ने पहले से ही जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वगैरह को मजबूत किया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, अंदेशा ये है कि अगर ये सब नहीं करेंगे तो ये चुनाव बड़ा वायलेंट चुनाव हो जाएगा। सर, पिछले कुछ महीना भर पहले आपने जो है कलकत्ता का दौरा किया था। क्या है वहाँ की ज़मीनी हकीकत? अगर विकास की बात की जाए, विकास में भी स्वास्थ्य, शिक्षा और हेल्थ, इन चीज़ों की बात की जाए, तो क्या लगता है किस दौर पर पहुँच चुका है जब हमारा भारत जो है आधुनिक दौर पर पहुँचने वाला है? देखिए, बिल्कुल एक क्लियर कट डिवाइड है बंगाल में, कि जो ग्रामीण बंगाल है और जो शहरीकरण बंगाल का हुआ है। कलकत्ता में खूब शहरीकरण हुआ है, खूब नई कॉलोनी आई हैं, खूब बिल्डिंग है बड़ी बड़ी।
लेकिन जैसे ही आप कलकत्ता से बाहर निकल करके जाइए तो आप देखिए क्या हाल है कलकत्ता का, किसान का क्या हाल है वहाँ के, मजदूर का क्या हाल है वहाँ के। मतलब मिलें तक जो हैं जिस तरीके से कलकत्ता में बंद हुई हैं। अभी यहीं जाइए, प्रधानमंत्री गए थे वो डनलप मैदान में, डनलप मिल के पास, कि वो डनलप जो एशिया की सबसे पहली फैक्ट्री थी टायर बनाने वाली, वो बंद पड़ी है कितनी 30 साल से लेकर के। तो इन हालातों को देखते हुए, क्योंकि कोई इंडस्ट्री सब वहाँ पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो जो उगाई है वहाँ पे, वो उगाई एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई है। और फ़र्क सिर्फ ये रह गया इन पार्टियों में कि किसी की उगाई पार्टी के दफ्तर में जाती थी, किसी की उगाई जेब में जाती है पूरे उसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि अगर बंगाल के अंदर आज चुनाव इस तरीके से हो कि वोटर कोई डर ना हो कि मुझको पीटा नहीं जाएगा या मुझको मतलब हमला नहीं होगा मेरे ऊपर, तो शायद बंगाल के जो नतीजे हैं चुनाव के, वो बहुत अलग किस्म के नतीजे आएंगे बंगाल के चुनाव में। सर, विकास की आपने बात की तो एक मुद्दा ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से जब केंद्र द्वारा नीतियां निकाली जाती हैं तो राज्य सरकार द्वारा उन्हें राज्य में लागू नहीं किया जाता। मर्जी है उनकी, ना करो भाई। लेकिन ये समझते हो उन्हें लागू ना करके तुम केंद्र से बदला निकाल रहे हो। लेकिन आज के युग में इन्हें मालूम नहीं कि सोशल मीडिया ये सब होते हुए एक रिक्शा वाला भी मोबाइल रखता है, पान वाला भी मोबाइल रखता है, सब देख नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है पूरे देश के अंदर और हमारे यहाँ क्या नहीं हो रहा। तो अब लोग अपने उस चीज़ को देखेंगे वोट डालने के लिए। और अब देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं कि जिनको ये अपना गढ़ समझती हो वहाँ की वोट भी इसको ना मिले, क्योंकि लोग इसके डर के मारे, गुंडों के और ये जो जिहादीवादी आ रहे हैं इनके डर के मारे ये बेशक कह दें कि हम इसको वोट डालेंगे, लेकिन अंदर तो वोट जहाँ डालनी है वो अपनी मर्जी की है। मुझे एक गाना याद आ जाता है, सन 37 वाले चुनाव में बिहार में एक गाना था किसानों का, मगर कोठरी में बदल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दबाव था ज़मींदारों का, ये वो डराया धमकाया जाता था किसानों को। तो वो ये गाना गाते थे, मगर कोठरी में बदल जाएंगे। कोठरी से मतलब बूथ, वोटिंग बूथ पे, कि वोट तो हमें ही डालनी है ना अंदर जाके, वहाँ जाके हम बदल जाएंगे। लेकिन चुनाव कमीशन को ये भी प्रिकॉशन लेने होंगे, ये देखना होगा कि बूथ्स के अंदर जो है ये जो हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं एक आपको छोटा सा हथकंडा बता देता हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कि एक पार्टी वाले क्या करते हैं ये कि दूसरों को डरा धमका दिया। तो मान लीजिए 4 पार्टी के उम्मीदवार हैं उस बूथ के ऊपर, तो दूसरों को तो भगा दिया डरा के, चारों पार्टी के के एजेंट खुद होके बैठ गए वहाँ पे। तो चाहे आप नकली वोट डालिए, चाहे किसी की डालिए, कुछ भी करिए, कोई चैलेंज करने का वाला ही नहीं वहाँ पे आपको किसी चीज़ को लेके। तो ये बहुत इस तरीके की चीज़ें चुनाव में होती हैं जिन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सर, बार बार जो है बीजेपी की रैलियों को ही रोका जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी की पिछले दिनों हमने देखा रैली को रोका गया, पहले कैलाश विजयवर्गीय के जत्थे को रोका गया, और बार बार इस तरह की चीज़ें सामने आती है, कभी पथराव होता है। लेकिन जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बॉम्ब ब्लास्ट जैसे हमले होते हैं तो वो केंद्र सरकार पर सुपड़ा फोड़ देते हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। देखिए, ऐसा है कि वो जो मैंने बात कही कि ममता जिस चीज़ को जान करके भी अनजान बनी हुई है कि वहाँ हिंसा फैलाने वाला 2 तबका है सबसे बड़ा। एक ये जो घुसपैठिए हैं बाहर से आए हुए, और दूसरा माओवादी। अब वो बहुत से माओवादी और घुसपैठिए जो हैं वो इसकी पार्टी में भी आ गए थे, क्योंकि इसने भी तरीके तो वही इसने अपना लिए ना जो सीपीएम और उन सब के तरीके थे पूरे लेकर के। तो वो जो हिंसा उसकी चलती है, इसने देखिए 10 साल इसको हो गए वहाँ पे, इसने 10 साल में कभी ये कोशिश नहीं की कि बंगाल में हिंसा खत्म हो। विकास की जहाँ तक प्रक्रिया थी इसकी, कि जो ग्रामीण बंगाल है उसका तो विकास का मतलब कोई भूल जाइए उसके विकास का, और उसकी बात जो है, बल्कि उनका शोषण और बड़ा है किसान का वहाँ पे। और योजनाओं को उन तक डाली जाना, मतलब कौन सा चीफ मिनिस्टर होगा अगर वो वास्तव में वहाँ की जनता के बारे में विचार करता है, और कोई अगर केंद्र की योजना आ रही है तो वो उस योजना को क्यों नहीं लागू करेगा वहाँ पे। भाई लागू करने वाले तो तुम ही हो ना, क्यों नहीं करेगा। तो ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी एक नासमझी जो सत्ता की है, ये लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ तत्कालिक बात देखना चाहते हैं कि मैं चुनाव जीत रही हूँ या नहीं जीत रही हूँ, मैं चुनाव हार रही हूँ, जीत रही हूँ, क्या करना है मुझे। वो बौखलाहट जो है, उस बौखलाहट का ये नतीजा है
कि चाहे वो बम अटैक हो चाहे कोई हो, और दूसरे दल का कार्यकर्ता मर जाए तो कुछ नहीं, मेरे दल का मर गया तो केंद्र करवा रहा है। तो ये चलता रहेगा इनकी तरफ से। और ये वही किस्सा है ना कि आप चुनाव जीत गए तो ईवीएम बहुत अच्छा है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं थी, और आप चुनाव हार गए तो साहब ईवीएम के अंदर गड़बड़ी थी। तो ये चलता है। सर, लेफ्ट का पहले पूरा तबका सब साथ में था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं टीएमसी में इस तरह का डर है कि ओवैसी की रैलियों को भी अब रोका जा रहा है। देखिए, ओवैसी जो है वो एक दूसरी राजनीति कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि वो सिर्फ हर जगह अपना वो जा रहे हैं, कोई कहता है वो बीजेपी का एजेंट है, कोई कहता है कांग्रेस का एजेंट है। ये वो कुछ नहीं है। ओवैसी उस राह पे निकले हैं जिस राह पे जिन्ना निकले थे। और मैं एक उदाहरण देके इस बात को समझा दूं, क्योंकि मैं जनरली इतिहास से सबक लेकर के बात करता हूं। आप ये देखिए कि जो इलाके पाकिस्तान के अंदर गए, पंजाब, वहां पे कभी भी मुस्लिम लीग का शासन नहीं था। वहां पे यूनियनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, सिकंदर हयात खान की और छोटू राम की। पूर्वी बंगाल, कभी मुस्लिम लीग का राज नहीं था यहाँ पे फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी हुआ करती थी जो राज करती थी। लेकिन अचानक 2 साल में क्या हुआ 45-47 में कि ये इलाके पाकिस्तान में चले गए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ तो आखिर तक जो है बादशाह खान, कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे। सिर्फ कराची को छोड़ के, सिंध को छोड़ के जो इलाका पाकिस्तान में गया है, और कहीं पे भी मुस्लिम लीग की वो हुकूमत नहीं थी। लेकिन 2 साल में मुस्लिम लीग ने अपना जैसा वर्चस्व वहाँ बनाया, जिस तरीके से, वही तरीका ओवैसी ने अपनाया है। ओवैसी का मतलब इस समय जीत या हार से नहीं है, समझे। वो सिर्फ उन इलाकों में जाकर के मुस्लिम राजनीति करना चाहता है, मुसलमानों का नेता इस देश में बन के आना चाहता है कि सारा मुसलमान मेरे पीछे खड़ा हो जाए आकर के। इस राजनीति के ऊपर वो चल रहा है। तो औरंगाबाद में भी लड़ रहा है जाके, वो बिहार में भी लड़ रहा है जाकर के, वो गुजरात में भी लड़ रहा है जाकर के, तो यहाँ भी लड़ेगा वो चुनाव जो है, उसको चाहे कोई भी कुछ कह ले। सर, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को देश का सबसे बड़ा दंगाबाज कह के बुलाती हैं। कुछ भी कह ले। आपको मालूम है ये नेता कैसे बनी थी? कभी पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। इंदिरा गांधी के ज़माने में जब यूथ कांग्रेस में होती थी तो ये नेता कैसे बनी थी। मैं अपने मुंह से वो सीन बताना नहीं चाहता कि किस तरीके से इंदिरा गांधी की गाड़ी के ऊपर चढ़ी थी और कपड़े फाड़ दिए थे, वो कर दिए थे, वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ अपने मुंह से। तो ये तो इनकी एक आदत है उस समय की।